औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने इस लेक्चर में बेटा न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 18, जिसका नाम है द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। और इनिशियली इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे हमने कौन कौन से टॉपिक को लीड करना है और कहाँ से आपके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं ये भी बताता हुआ चलूँगा। इस चैप्टर से लाजमी मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं और नेसेसरीली आते हैं बेटा, तो केयर कीजिएगा। चलें देखते हैं टॉपिक क्या क्या है हमारे पास बेटा। लेक्चर 1 में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, और इस इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ना है, स्पेक्ट्रा पढ़ना है, स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है और टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम पढ़ने हैं। ठीक है, बाकी डिटेल अभी हम देखते हैं इंशाल्लाह। और लेक्चर 2 में एटॉमिक मॉडल्स को हमने पढ़ना है, जिसमें रदरफोर्ड आ जाएगा, बॉर्स आ जाएगा और डिफरेंट एटॉमिक मॉडल आ जाएंगे। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की दरियाफ्त वगैरह भी आ जाएगी। ठीक है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ जाएंगे, क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। बहरहाल दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 2, और लेक्चर 2 में ही हम पढ़ेंगे बॉर्स एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, जिसके लिए हम रेडियस निकालेंगे की एक्सप्रेशन देखेंगे, एनर्जी की एक्सप्रेशन देखेंगे, फ्रीक्वेंसी की एक्सप्रेशन देखेंगे, वेवलेंथ की एक्सप्रेशन देखेंगे। किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए जनाब। इसी लेक्चर में बेटा स्पेक्ट्रम सीरीज़ ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोजन एटम को भी स्टडी करेंगे। ठीक है, और लेक्चर 3 में हम देखेंगे एक्सरेज को, और लेक्चर 4 में हम देखेंगे लेज़र को। ठीक है बेटा, तो ये हमारा आज का टोटल जो है चैप्टर 18 होगा, और आज का जो लेक्चर है वो फर्स्ट टॉपिक लेक्चर 1 पर बेस कर रहा है, जो कि इंट्रोडक्शन है, और इस पूरे चैप्टर को ग्रिप करने के लिए इंट्रोडक्शन इज़ नेसेसरी। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा कि आप इस इंट्रोडक्शन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे। तो नस से भी, इस इंट्रोडक्शन में नस से, JIKI से क्वेश्चन आ चुके हैं, बहरहाल आपके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर 1 को, जिसका नाम मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। बहरहाल इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स हैं इस इंट्रोडक्शन में, जो आपने लाजमी समझने, और उम्मीद करूँगा इंशाल्लाह आप बेहतरीन समझेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है बेटा स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रा सिंगुलर हो गया, स्पेक्ट्रम जो है वो प्लरल वर्ड हो गया। बहरहाल देखते हैं होता क्या है बेटा। एक्चुअली स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम जो है सेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन होता है, जिसमें डिफरेंट वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसीज और इंटेंसिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। या तो वो इमिट हो रही हों या तो वो एब्जॉर्ब हो रही हों। किसके ज़रिए? मॉलिक्यूल के ज़रिए या एटम के ज़रिए, किसी भी एलिमेंट के। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपसे कहूँ कि जनाब किसी भी एटम से या मॉलिक्यूल से, ठीक है, जो सेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, या तो वो इमिट हो रही हों या तो वो एब्जॉर्ब हो रही हों, जो कि डिफरेंट वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसीज या इंटेंसिटीज़ रखती हों। ये बात काबिल गौर है, जो कि डिफरेंट वेवलेंथ, इंटेंसिटीज़ और फ्रिक्वेंसीज रखती हो। इस सेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम नाम देते हैं किसका? स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम का। ठीक है बेटा, स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम का, ये जहन में रखिएगा। इसके लिए अब छोटी सी बात हमने कुछ समझनी है, जैसा कि मैंने सेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का या वेव कहा। बहरहाल तो उसी से रिलेटेड देख रहे हैं व्हाट इज़ वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है? बहरहाल वेवलेंथ को समझते हैं। जैसे कि वेव की बात हुई और लेंथ, यानी जो डिस्टेंस होगा किसी भी दो क्रस्ट, ठीक है, दिस इज़ क्रस्ट एंड दिस इज़ क्रस्ट, दो क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसे हम वेवलेंथ कहेंगे। ठीक है, या दो ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ आल्सो कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, और ये मैंने वेवलेंथ, ये आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका ये इलेक्ट्रिक पार्ट है, और ये आपके पास मैग्नेटिक पार्ट है। तो दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ आल्सो वेवलेंथ, और दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ आल्सो वेवलेंथ। ठीक है बेटा, तो या तो दो क्रस्ट और या दो ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ वेवलेंथ। ठीक है, ये आप ज़रा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अच्छा ये 3 डायमेंशनल व्यू है, इसलिए आपको ये क्लियर शायद नज़र ना आ रहा, तो आप इन्हीं पे ध्यान दें। ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, इन दो क्रस्ट पर ध्यान दें। ठीक है, तो आप ज़रा
इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक, अच्छा जी, तो वेवलेंथ डेफिनेशन लिखी हुई है जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इज़ वेवलेंथ। अच्छा जी, वेवलेंथ को डिनोट करते हैं बेटा ग्रीक लेटर लैम्डा से, ठीक है, और ये बराबर होता है वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। लैम्डा इज इक्वल टू वी अपॉन एफ, वेयर वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ वेव एंड एफ इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन, अगर आपके पास प्योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप ले रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रैवल करती हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट। किससे ट्रैवल करती हैं? स्पीड ऑफ लाइट से। होल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहा होता है। बहरहाल आगे देखते हैं, और एफ जो है वो आपके पास क्या है बेटा? फ्रिक्वेंसी है। क्या है? फ्रिक्वेंसी है। फ्रिक्वेंसी ऑफ दैट wave which is moving with the speed of light c, or v is the velocity and f is the frequency of that wave which is moving with the velocity v। ठीक है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। तो ये साउंड वेव भी हो सकती है, वाटर वेव भी हो सकती है, या आपके पास मैटर वेव भी हो सकती है। ठीक है, वी वेलोसिटी वाली की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन न रहे कि सर सी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड हो गई तो वी किसकी स्पीड हो गई। बहरहाल आगे देखते हैं फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी बेटा नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन अ यूनिट टाइम को हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन अ यूनिट टाइम को हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, अगर यूनिट टाइम में जितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन एग्जिस्ट कर रहे होंगे वो क्या कहलाएगा? फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी को लोकली सिंबल एफ से डिनोट करते हैं और प्रॉपर ग्रीक लेटर न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बराबर होता है 1/t के। अगर नंबर ऑफ वाइब्रेशन हमारे पास n है, n इज़ द नंबर ऑफ वाइब्रेशन, n है, तो ये फॉर्मूला फ्रिक्वेंसी का बन जाता है n/t। ठीक है, और जितने भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं या वो तमाम बॉडीज जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही होती हैं, ठीक है, या वो वेव जो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रही होती हैं, उनके लिए जनाब फ्रिक्वेंसी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है ω/2π। ठीक है बेटा, क्या होता है? ω/2π होता है। ठीक है, अगर याद हो तो ये फॉर्मूला निकला है सिंपल एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रिक्वेंसी के फॉर्मूले से, विच इज़ θ/t। ठीक है, एक थीटा में जो रेवोल्यूशन होते हैं वो कितने रेवोल्यूशन होते हैं? वो 2π एंगल रेवोल्यूशन के बराबर होता है, और 1/t जो है वो कहलाता है फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी को यहाँ ले जाएं, ठीक है, ओमेगा यहाँ ले आइए, तो सॉरी 1/t जो है वो फ्रिक्वेंसी होता है, तो 2π आपको डिवाइड में ले जाना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा। मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2π f। ठीक है, तो 2π आप डिवाइड में ले जाएंगे तो f इज़ इक्वल टू ω/2π बन जाएगा ये फॉर्मूला। अच्छा जनाब, आगे देखिएगा, रिलेशन है हमारे पास वेलोसिटी और वेवलेंथ में, जो प्रीवियस इक्वेशन से हम देख चुके हैं। v इज़ इक्वल टू f लैम्डा होता है या न्यू लैम्डा होता है, और इसी तरह अगर वेव जो है स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रही है तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा c इज़ इक्वल टू f लैम्डा। ठीक है, याद रखिएगा डिफरेंस। ठीक है, हम आगे देखते हैं एम्पलीट्यूड। व्हाट इज़ एम्पलीट्यूड? ठीक है, एम्पलीट्यूड में अपने लास्ट लेक्चर्स में भी आपको बता चुका हूँ। लेट्स सपोज ये वेव है, वेव की ये इसका रेफरेंस पॉइंट है, इस रेफरेंस पॉइंट से वेव की मैक्सिमम पीक या मैक्सिमम हाइट, ठीक है, या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, दैट इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, अगर सिंपल पेंडुलम होता तो सिंपल पेंडुलम अपने इस ओरिजिन पॉइंट से मैक्सिमम कितना हाइट पर जा रहा है, तो जितने हाइट पर जा रहा होगा ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा, और एम्पलीट्यूड को हम डिनोट करते हैं x0 से। ठीक है, और वेव में हम डिनोट करते हैं a0 से। ठीक है, a0 इज़ द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, x0 इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ you can say body which is moving from its or displacing from its mean position। ठीक है, अच्छा, वेव के लिए भी x0 यूज़ कर सकते हैं और a0 भी यूज़ करते हैं, इसमें कोई कबाहत की बात नहीं है। बहरहाल इंटेंसिटी, व्हाट इज़ इंटेंसिटी? इंटेंसिटी क्या होती है बेटा? इंटेंसिटी ऑफ वेव की बात कर रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ वेव की। एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय द वेव पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम इज़ इंटेंसिटी ऑफ वेव। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं जनाब किसकी? एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय द वेव पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम इज़ इंटेंसिटी ऑफ वेव। कि हम देखते हैं एनर्जी
किसी भी ऑब्जेक्ट की तो वो उस ऑब्जेक्ट की इंटेंसिटी कहलाएगी, वेव की हुई तो वेव की इंटेंसिटी कहलाएगी, ये ध्यान में रखिएगा। अगर लाइट वेव हुई तो लाइट वेव की इंटेंसिटी कहलाएगी, साउंड वेव लेंगे तो साउंड वेव की इंटेंसिटी कहलाएगी। तो बेसिक थिंग बेटा यही है कि एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय द वेव पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम, ठीक है, इसे हम इंटेंसिटी कहते हैं। अगर साउंड के वर्ड यूज़ करेंगे तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहलाएगा, लाइट का वर्ड यूज़ करेंगे तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहलाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं जनाब। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को बहुत डिटेल में मैंने बेटा पढ़ाया था आपका चैप्टर नंबर 16 के लेक्चर 1 में, ठीक है। यहाँ दोबारा रिव्यू कर रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर का बहुत गहरा ताल्लुक़ है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से और समझना भी ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ लर्निंग नेसेसरी है। बहरहाल देखते हैं, ये हमारे पास होल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है, आप जिसको देख रहे हैं। और पहले भी हम समझ कर आए, दिस इज़ होल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है, ठीक है। अगर आप जो है राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं तो ये राइट हो गया और ये क्या हो गया, लेफ़्ट। राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं तो क्या होता है, एनर्जी बढ़ती है और फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, ठीक है। यानी फ्रिक्वेंसी भी बढ़ रही होती है एंड एनर्जी भी बढ़ रही होती है। और आपको पता है एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्रिक्वेंसी के। एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है बेटा, फ्रिक्वेंसी के, ठीक है। प्लैंक्स लॉ के तहत, किसके तहत, प्लैंक्स लॉ के तहत, ये ध्यान में रखिएगा। इसी तरह अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो हमारे पास वेवलेंथ इंक्रीज़ कर रही होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब राइट टू लेफ़्ट जा रहे थे तो फ्रिक्वेंसी बढ़ रही थी, एनर्जी बढ़ रही थी, बट वेवलेंथ क्या हो रही थी, कम हो रही थी। वेवलेंथ क्या हो रही थी, कम हो रही थी। लेकिन जब हम इस गामा रेस से रेडियो वेव की तरफ जाते हैं तो राइट लेफ़्ट याद करने से बेहतर है आप जो है वेव के स्पेक्ट्रम के नाम याद कर लें। अगर आप रेडियो वेव से गामा रेस की तरफ जाएंगे तो एनर्जी भी बढ़ेगी, फ्रिक्वेंसी भी बढ़ेगी, वेवलेंथ कम होगी। अगर आप गामा रेस से रेडियो वेव्स की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी, फ्रिक्वेंसी कम होगी। फ्रिक्वेंसी कम होगी इसका मतलब एनर्जी कम हो रही है, क्योंकि एनर्जी और फ्रिक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है बेटा, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी या एनर्जी गामा रेस की होती है, उसके बाद एक्स रेस की, उसके बाद आपके पास जो है ये एनर्जी कम होती जा रही है। सबसे ज़्यादा एनर्जी गामा रेस, उससे कम एक्स रेज, उससे कम अल्ट्रा वायलेट रेज। उसके बाद हमारे पास ये जो रीजन आपको नज़र आ रहा है, ये रीजन जो है बेटा विजिबल रीजन है। क्या है बेटा, विजिबल रीजन है, ठीक है। तो इस विजिबल रीजन में हमारे पास क्या होता है कि 7 कलर्स आपको मिलते हैं, जिसमें ये वायलेट है आपके पास, और ये लाइक इंडिगो है, ये आपके पास ब्लू है, ये आपके पास ग्रीन है, ये आपके पास येलो है, ये आपके पास लाइक ऑरेंज है, और ये आपके पास लाइक रेड है, ठीक है। तो वेवग्योर आपके पास बनता है और ये 7 कलर्स बेटा हमें मिलते हैं, ठीक है। और ये 7 कलर्स जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की निशानदही कर रहे होते हैं। इनकी जो वेवलेंथ की रेंज होती है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होती है। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होती है, ठीक है। तो इसकी रेंज जो है वो 350 नैनोमीटर से भी देखी गई है एंड 730 नैनोमीटर तक की रेंज में ऑब्ज़र्व की गई है। बहरहाल ये स्टैंडर्ड वैल्यू मैंने आपको बताई है, समझाने की कोशिश की है। बहरहाल आगे देखते हैं, आगे अंडरस्टैंड करते हैं कि जनाब थोड़ी सी वो डिटेल जो हम पहले देख चुके हैं। बहरहाल मैं ज़रा क्विकली यहाँ से मूव करूँगा कि बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की रेंज जो है वो बहुत शॉर्ट होती है, यानी शॉर्ट वेवलेंथ की होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, गामा रेस कहते हैं। टू लॉन्गर वेवलेंथ रेडियो वेव, और ये शॉर्टर वेवलेंथ से लॉन्गर वेवलेंथ की जानिब जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव रेंज फॉर्म, ठीक है। माइक्रोवेव की जो रेंज है वो एक्सपोनेंट 4 माइक्रोमीटर से एक्सपोनेंट 5 माइक्रोमीटर के दरमियान होती है। एक्सपोनेंट 4 माइक्रोमीटर से एक्सपोनेंट 5 माइक्रोमीटर के दरमियान होती है, ठीक है। इसी तरह जो रेडियो वेव है उसकी जो रेंज है एक्सपोनेंट 6 माइक्रोमीटर से
एक्सपोनेंट 7 माइक्रोमीटर के दरमियान होती है। ठीक, और आगे देखते हैं जनाब। विजिबल रीजन में अगर हम आ जाएं तो विजिबल रीजन में जो आपके पास रेंज है वो हमें 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के दरमियान मिल रही होती है। ठीक, और इसके अलावा अगर हम देखें तो अल्ट्रा वायलेट रीजन जो है वो हमें मिलता है 400 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर के दरमियान। ठीक है, तो ये आपके एमसीक्यूज़ कहीं से भी मिस ना हो, इसलिए मैंने डेटा आपके पास जो है कलेक्ट करके यहाँ पर लिखा है ताकि आपको याद रहे। ठीक है, कभी कभार ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। इसी तरह एक्सरेज जो है 0.1 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर की रेंज में एग्जिस्ट करता है, और गामा रेज जो है बेटा वो तकरीबन 0.001 नैनोमीटर की रेंज में एग्जिस्ट करता है, जो कि एक्सपोनेंट -12 मीटर या 1 पिकोमीटर कहलाता है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। हमारे पास बात कर रहे हैं इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इंफ्रारेड रीजन को, ठीक है, आईआर रीजन को, जो कि विजिबल स्पेक्ट्रम से पहले और रेडियो वेव के बाद एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, देखते हैं जनाब। इसमें हमारे पास तकरीबन 3 टाइप के इंफ्रारेड रीजन एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू देयर वेवलेंथ और यू कैन से द इंटेंसिटीज़। ठीक, तो देखते हैं जनाब। इसमें जो है हमारे पास नियर इंफ्रारेड रीजन, जिसे नियर आईआरबी कहते हैं, और इसकी जो रेंज है 700 नैनोमीटर से वो 1300 नैनोमीटर के दरमियान होती है। MIR जैसे हम मिड IR कहते हैं या MIR भी कहते हैं, तो MIR जो है वो 1300 नैनोमीटर से 3000 नैनोमीटर की रेंज में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह थर्मल इंफ्रारेड हमारे पास भी IR रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन होती है, जो फार इंफ्रारेड रेडिएशन भी कहलाती हैं। बहरहाल इनकी जो रेंज है वो 3000 नैनोमीटर से ओवर होकर 30 माइक्रोमीटर की रेंज में एग्जिस्ट करती है। 3000 नैनोमीटर से ओवर होकर 30 माइक्रोमीटर की रेंज में एग्जिस्ट करती है। ठीक है जनाब, ये हमारे पास टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था, जिसको हमने जो है देखा, स्टडी किया, थोड़ा सा क्विकली स्टडी किया, इसलिए कि हम चैप्टर 16 में ये कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बहुत डिटेल से स्टडी कर आए थे। ठीक है, अब हमारे अपने आज के इस बेसिक टॉपिक की तरफ, तो मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूँ कि अभी हमने एक अपने टॉपिक की पहली डेफिनेशन पढ़ी थी स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा, और जिसमें हमने कहा था कि सेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रिक्वेंसीज, इंटेंसिटीज़ और वेवलेंथ रखता है, जो कि या तो एब्जॉर्प्शन की वजह से या इमिशन की वजह से हमें हासिल होती हैं एटम के ज़रिए या मॉलिक्यूल के ज़रिए, किसी भी एलिमेंट के। तो उसे हमने स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम का नाम दिया था। हम बात कर रहे हैं बेटा आप किसकी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, 2 वर्ड्स का मजमूआ है बेटा, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रम से ही वर्ड निकला है, स्पेक्ट्रोस्कोपी मीन स्टडी। तो इसका मतलब कि वो तमाम सेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो निकल रही थी, ठीक है, एब्जॉर्प्शन या इमिशन के ज़रिए, उनकी जो स्टडी है उसे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। बहुत आसान लफ्ज़ों में कि वो तमाम सेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो डिफरेंट इंटेंसिटी, वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसीज़ रखता हो, जो एब्जॉर्प्शन या इमिशन की वजह से एटम या मॉलिक्यूल से हासिल हो रहा हो, उसकी स्टडी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। बाकी ये इंग्लिश में आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए डेफिनेशन लिखी हुई है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ सेट ऑफ रेडिएशंस having different wavelength, frequencies and intensities emitted or absorbed by atom or molecule of an element, their study is called spectroscopy। ठीक है बेटा, तो वो जो हमें स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा से जो रेडिएशंस मिली थी उसकी स्टडी को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ठीक, अब इधर नोट करने की एक बात है कि ये ब्रांच जो है हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। देयर इज़ अ वास्ट ब्रांच
in physics, which is spectroscopy. In pure physics, that is spectroscopy. अच्छा, अब इसमें हमने देखना है कि ये स्पेक्ट्रम हम किसके ज़रिए देख रहे होंगे। स्टडी तो उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, स्पेक्ट्रम किसी टूल के ज़रिए देख रहे होंगे। अब वो टूल जो है वो क्या कहलाता है, ठीक है, उस आले को क्या कहते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। यानी स्पेक्ट्रोमीटर वो डिवाइस होती है जिससे हम जनाब स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम की स्टडी करते हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम की स्टडी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास किसी भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट आप परचेज़ करते हैं, तो अब 90+% आप ऑब्जेक्ट देखेंगे तो उन पर ऐसा बार कोड होता है, ठीक है। इन बार कोड का अपना एक डेटा होता है, एक प्रॉपर रीडिंग होती है, ठीक है। अब वो रीडिंग मुझे और आपको नहीं पता होती। अब जो भी आप उस शॉप पर मौजूद होता है वो बार कोड रीडर के सामने ले जाता है, ठीक है, और वो बार कोड से में जो भी डेटा होता है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है। इसका मतलब ये भी जो है ये एक लाइन का एक स्पेक्ट्रम बना हुआ था। उस स्पेक्ट्रम को उन्होंने उस बार कोड, वो बार स्पेक्ट्रम किस नस्ल का था, बार कोड की शक्ल में था। किस शक्ल में था, बार कोड। यानी इन लाइंस के पीछे जो डेटा था वो हम पहले से फीड कर चुके हैं, ठीक है, और उस फीड डेटा को हम दोबारा देखना चाह रहे हैं। तो दोबारा देखने के लिए हम स्क्रीन का यूज़ करते हैं, और किसके ज़रिए, उस बार कोड रीडर के ज़रिए। जैसे वो मशीन बार कोड को रीड करने के लिए बार कोड रीडर कहलाती है, इसी तरह जो सेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या सन से मिलने वाली जो रेडिएशन है उसमें देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन से एलिमेंट से ये रेडिएशन निकल कर आई हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं किसका, स्पेक्ट्रोमीटर का, ठीक है बेटा। फर्स्ट ईयर में चैप्टर 10 में स्पेक्ट्रोग्राफ आपके पास मौजूद है, ठीक है, यह स्पेक्ट्रोमीटर मौजूद है, उसे आप इंशाल्लाह थॉरली देखेंगे इंशाल्लाह। आगे चलते हैं कुछ बेसिक्स डेफिनेशन से, क्योंकि इंट्रोडक्शन है तो बेसिक डेफिनेशन यहाँ पर बताना आपको लाजमी फ़र्ज़ है, क्योंकि ये सारी बातें बार बार यूज़ हो रही होंगी। केमिस्ट्री में आपने ये बातें बेटा यूज़ की हैं, लेकिन यहाँ पर आप प्रॉपर्ली आपने अंडरस्टैंड करना है। आइए देखते हैं। तो फर्स्ट टर्म को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, विच इज़ एक्साइटेशन। जैसे आप एक्साइटेड होते हैं किसी भी चीज़ के लिए या रिज़ल्ट के लिए, रिज़ल्ट आने वाला है, तो बहरहाल अब तो एक्साइटमेंट यहाँ पर ख़त्म हो गई होगी। अब एक्साइटमेंट है आपके एडमिशन के लिए, क्या एडमिशन होगा या नहीं होगा, इंशाल्लाह होगा, तो फिर किस कैटेगरी में होगा, ठीक है, तो ये देखना है हमने। बहरहाल आइए देखते हैं एक्साइटेशन क्या होता है। तो एक्साइटेशन को समझने के लिए बेटा यहाँ पर मैंने डिफरेंट पॉइंट्स मेंशन किए। उम्मीद है एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन और उसके फॉर्मूला मैनिपुलेशन को आप समझ जाएंगे। बहरहाल देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ बूस्टिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन in an atom or molecule from lower energy state to higher energy state। बेटा जब आप एक्साइटेड होते हैं ना, और जब अच्छी न्यूज़ सुनते हैं एक्साइटेशन में, तो आप क्या करते हैं, ग्राउंड से एक सर्टेन हाइट तक जंप लगाते हैं, ठीक है, ग्राउंड से सर्टेन हाइट तक जंप लगाते हैं। और अल्लाह ना करे जब आप सुरदा होते हैं तो अगर आप खड़े हुए भी होंगे तो आप एकदम जो है अपनी जान छोड़कर नीचे गिर जाएंगे ज़मीन पर, ठीक है। इसका मतलब आप एक अपर लेवल से लोअर लेवल पर आ गए। लेकिन जब आप खुशी की बात सुनते हैं तो आप लोअर लेवल से एक हायर लेवल पे चले जाते हैं। तो लोअर लेवल जो है वो आपका कहलाता है ग्राउंड स्टेट लेवल। फॉर एग्जांपल ये आपका ग्राउंड स्टेट लेवल है और ये आपका एक्साइटेड स्टेट लेवल है, ठीक है। ये ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट है। तो एक्साइटेशन जो है वो प्रोसेस होता है, क्या होता है बेटा, प्रोसेस होता है किसका, बूस्टिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का एटम या मॉलिक्यूल से, कि वो लोअर लेवल से कहाँ पर जाए, लोअर एनर्जी स्टेट लेवल से कहाँ पर जाए, हायर एनर्जी स्टेट लेवल पर जाए, ठीक है बेटा, ये एक्साइटेशन कहलाता है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि एन एटम इज एन एक्साइटेड स्टेट विल यूजुअली डीके। अब ये एक्साइटेशन से रिलेटेड था इसलिए मैंने आपको बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है बेटा परमानेंटली अपनी एक्साइटेड स्टेट पर जाकर रिजाइड नहीं करता, ठीक है। एक इसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है रहने का एक्साइटेड स्टेट पर, और उसे लाजमी वापस आना होता है कहाँ पर, अपने ओरिजिनल स्टेट पर, विच इज़ द ग्राउंड स्टेट। तो उस ओरिजिनल स्टेट को हम ग्राउंड स्टेट कह रहे हैं, वहाँ पर उसे लाजमी आना होता है।
जब वो इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट पर वापस लाजमी आ रहा है, इसका मतलब कि क्या कर रहा होगा वो इलेक्ट्रॉन जो कुछ एनर्जी लेकर गया था, वही इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट पर आते हुए एनर्जी को रिलीज़ कर रहा होगा। ठीक है, जाते हुए एनर्जी एब्जॉर्ब की थी और आते हुए एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब इस स्टेट की एनर्जी हमारे पास E1 थी, इस स्टेट की एनर्जी जो है हमारे पास E2 थी। ठीक है, और ये जो हमें फोटॉन मिलता है, एनर्जी फोटॉन मिलता है, उसकी एनर्जी क्या होगी? डेल्टा E होगी। क्या होगी बेटा? डेल्टा E, जो ज़्यादा एनर्जी माइनस कम एनर्जी का डिफरेंस होगी। ज़्यादा एनर्जी माइनस कम एनर्जी का डिफरेंस होगी, दैट इज़ डेल्टा E। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट भी उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। तीसरा पॉइंट देखते हैं, जिसकी मैं तशरीह कर चुका हूँ, थर्ड पॉइंट की। द एनर्जी ऑफ द फोटॉन इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रिक्वेंसी। ये हम पहली बात कर चुके हैं कि ये प्लैंक्स लॉ है कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फ्रिक्वेंसी के, ये HF के या H न्यू के, HF के या H न्यू के। ठीक है, तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन फ्रिक्वेंसी के होता है, फ्रिक्वेंसी को न्यू भी कहते हैं, एफ भी कहते हैं, वाइल H इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट, और H जो है वो क्या कहलाता है? प्लैंक्स कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है बेटा, जिसकी वैल्यू जो है 6.63 एक्सपोनेंट -34 जूल इंटू सेकेंड होती है। ठीक है, कई दफ़ा पढ़ चुके हैं आप, बहरहाल आगे मैं मेंशन करूँगा, इसलिए मैंने यहाँ पर अभी मेंशन नहीं की। बहरहाल इनकैंडेसेंस लाइट जो है किसे कहते हैं, या इनकैंडेसेंस किसे कहते हैं, देखते हैं जनाब। इसके मीनिंग होते हैं टू फ्लैश, टू ग्लो। ठीक है, बहरहाल देखते हैं। द स्टेट ऑफ ग्लोइंग वाइल एट अ हाई टेम्परेचर। ठीक है, जनाब वो स्टेट जिसमें ग्लो मौजूद हो, किस पर? किसी सर्टेन टेम्परेचर पर या हाई टेम्परेचर पर, caused by the electron bouncing round over dimensions larger than the size of an atom, emitting radiant energy in the process। ठीक है, तो जनाब इलेक्ट्रॉन की बाउंसिंग की वजह से, ठीक है, और अपनी डायमेंशन के लिहाज से, ठीक है, ऑफ एन एटम के अपने डायमेंशन के लिहाज से, या तो एमिटिंग रेडिएंट एनर्जी इन दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस में जो है हमेशा एनर्जी क्या हो रही होती है? रेडिएट हो रही होती है। तो इनकैंडेसेंस, जैसे मैंने पहले कहा कि ग्लो कर रही होगी, इसका मतलब फ्लैश कर रही होगी, इसका मतलब कहीं सोर्स से वो लाइट निकलती हुई नज़र आ रही होगी। ठीक है बेटा, वो लाइट किस वजह से निकलती है? जनाब हाई टेम्परेचर की वजह से। इसकी शॉर्ट एग्जांपल दे दूं कि दिन में तारे दिखा दिए, इसका मतलब क्या था कि आपने जनाब किसी को अगर गलती से गुस्से में चमाट रसीद किया और वो उसके मुंह पे लगा, और उसकी रोशनी जो है कुछ देर के लिए गायब हुई उस शख्स की, और वो रोशनी वापस आई कुछ देर के लिए, तो इसका मतलब आपने उसको दिन में तारे दिखा दिए। ठीक है, दैट इज़ अ रफ एग्जांपल। तो बहरहाल इन शॉर्ट, जैसे बल्ब ऑन करते हैं उससे लाइट ग्लो करती है, इसका मतलब इनकैंडेसेंस लाइट है हमारे पास। ठीक है, जो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज भी रखती है। आगे देखते हैं फ्लोरेसेंस। जनाब व्हाट इज़ फ्लोरेसेंस? ठीक, तो इनकैंडेसेंस आपने देखा, फ्लोरेसेंस भी उसी का करीब करीब वर्ड है। एक्साइटेशन, फ्लोरेसेंस, इनकैंडेसेंस और इंटेंसिटी। ठीक है, ये करीब तरीन वर्ड्स हैं, पूरे स्पेक्ट्रम से ही ताल्लुक़ है इन सब का। बहरहाल देखते हैं जनाब ये क्या होता है। इन शॉर्ट आपको बता दूं कि लाइट का या तो एमिशन होता है किसी भी सब्सटेंस से, या एब्जॉर्ब होना होता है। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? फ्लोरेसेंस कहते हैं। अब जैसे फ्लोरेसेंट कलर होता है हमारे पास, इसकी अच्छी एग्जांपल ये कि ट्रैफिक पुलिसमैन की अगर बात करें तो वो एक ख़ास किस्म की जैकेट वेयर करता है। ठीक है, उस जैकेट पर अगर डार्कनेस में कहीं लाइट थोड़ी सी भी फॉल कर रही होगी उसके उस अपर पर या उसकी शर्ट पर, तो वो दूर से ग्लो कर रहा होगा।
ठीक है, दूर से ग्लो कर रहा होगा। तो ये ग्लोइंग एबिलिटी आपके पास जो है फ्लोरेसेंस को शो कर रही है। बहरहाल देखते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ द सर्टेन सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ वन फ्रिक्वेंसी। तो एक्चुअली होता है क्या, जब लाइट फॉल कर रहे होते हैं तो क्या होती है, रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही होती है एंड टू री एमिट, और एब्जॉर्ब करने के बाद फिर वो क्या करता है, री एमिट करता है उन रेडिएशन को ऑफ अ लोअर फ्रिक्वेंसी। लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, लो होगी। क्वेश्चन सेव कीजिएगा बेटा, अगर आपके पास आ जाए कि ऐसा प्रोसेस जिसमें रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही हो, ठीक है, किसी भी एक ख़ास फ्रिक्वेंसी की, और वो रेडिएशन दोबारा एमिट हो रही हो लेकिन लो फ्रिक्वेंसी की, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनकैंडेसेंस कहेंगे, फ्लोरेसेंस कहेंगे, इंटेंसिटी कहेंगे, या फ्रिक्वेंसी कहेंगे, या क्या कहेंगे। ठीक है, तो आपके जहन में आना चाहिए दैट इज़ कॉल्ड फ्लोरेसेंस। ठीक है, इसे फ्लोरेसेंस कहते हैं। अच्छा, अब ये अकर कैसे, कब होता है, कैसे होता है, इट अकर्स व्हेन एन एटम इज बूस्टेड अप अ हायर एक्साइटेड स्टेट। अब ये अंदरूनी मामला बता रहे हैं कि फ्लोरेसेंस होती कैसे है। ठीक है, जब एटम जो है वो बूस्ट किया जाता है कहाँ पर, हायर एक्साइटेड स्टेट पर, एंड लूजेस इट्स एनर्जी इन 2 और मोर डाउनवर्ड जंप टू द लोअर एनर्जी स्टेट। ठीक है, और वो अपनी एनर्जी को लूज़ करता है वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आते हुए। उनके दरमियान जो डिफरेंट एनर्जी स्टेट होती है वहाँ से जंप करता हुआ वापस अपने ओरिजिनल स्टेट पर आता है, तो वो एनर्जी लूज़ करता है, वो लोअर फ्रिक्वेंसी की एनर्जी होती है। ठीक है बेटा, इस अमल को हम कहते हैं फ्लोरेसेंस। तो करीब करीब क्लोज डेफिनेशन है, क्लियरिटी रहेगी तो डेफिनेशंस भी क्लियर रहेंगी आपको। ठीक है, तो हम अपने अगली टर्म की जानिब जाते हैं। हमारी नेक्स्ट टर्म है बेटा, वो क्या है जनाब, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। व्हाट इज़ एटॉमिक स्पेक्ट्रा? स्पेक्ट्रा तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये टर्म हम स्टडी कर चुके हैं, या स्पेक्ट्रम को भी देख चुके हैं। अब स्पेशल वर्ड आ रहा है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, यानी एटम से निकलने वाला स्पेक्ट्रम। बहरहाल देखते हैं कौन से एटम के एटम। द स्पेक्ट्रम ऑफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन emitted or absorbed during the transition of electron between energy level within an atom। ठीक, तो इसको थोड़ा सा और क्लियर मैनर में देखते हैं। द स्पेक्ट्रम ऑफ द फ्रिक्वेंसीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो सेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हमें मिल रहा है, या तो वो इमिट हो रहा होगा या एब्जॉर्ब हो रहा होगा। कब? ड्यूरिंग ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन की वजह से। ठीक है, बिटवीन एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल के दरमियान, विद इन एन एटम। ठीक है, उसी एटम में रहते हुए, मतलब या तो इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर जा रहा है, दैट इज़ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा, या वो इलेक्ट्रॉन अपने एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट से आ रहा हो, दैट इज़ इमिशन। ठीक है, दैट इज़ इमिशन एंड दैट इज़ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन था और ये इमिशन था। ठीक है, तो जनाब इन शॉर्ट हमने ये बात देखी कि जनाब द स्पेक्ट्रम ऑफ द फ्रिक्वेंसीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एनर्जी लेवल विद एन एटम। ठीक है, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन के दरमियान जो हमें स्पेक्ट्रम मिल रहा होता है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब डिफ्रेंशिएट करना है, और मॉलिकुलर भी ऐसे मिलता है, या डिफरेंट स्पेक्ट्रम भी हमें ऐसे मिल रहे होते हैं। बहरहाल देखते हैं, ईच एलिमेंट हैज़ द करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम बाय विच इट कैन बी रिकग्नाइज। ठीक है, तो हर एलिमेंट जो है अपना करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम रखता है जिसे हम रिकग्नाइज कर सकते हैं इस मैनर में। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा को हम बेटा डिवाइड करते हैं दो टाइप में। नंबर एक हमारे पास होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, यानी जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से एक्साइटेड पर जा रहा है। नंबर दो हमारे पास होता है इमिशन स्पेक्ट्रा, यानी जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड से ग्राउंड पर आ रहा हो। तो इस डायग्राम से भी हम मज़ीद समझते हैं, दैट इज़ द रियल डायग्राम टू अंडरस्टैंड कि इमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है और एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो मैं पहले आपको एब्जॉर्प्शन बताऊंगा। एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि देखिए, जब लाइट पास हो रही हो कोल्ड गैस से, यानी
वो गैस जिसका टेम्परेचर कम हो उससे लाइट पास हो रही हो तो क्या करेगा, एनर्जी का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है। चैप्टर 11 में हम ये बात पढ़ चुके हैं कि एनर्जी जो है हमेशा हायर, जनाब हीट जो है हमेशा हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की जानिब जो है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है, हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की जानिब डिस्प्लेस कर रही होती है, मूव कर रही होती है। बहरहाल यहाँ पर आपके पास जो है हाई डेंसिटी हॉट मैटर, यहाँ पर आपके पास बल्ब था या सोर्स थी। जब कोल्ड गैस से ये लाइट पास हो रही थी तो कोल्ड गैस जो है क्या करेगी, लाइट के इस कुछ कंपोनेंट्स को चुरा लेगी, ठीक है, या अपने अंदर छुपा लेगी, आगे जाने नहीं देगी। अब छुपा लेगी या चुरा लेगी या अपने पास रख लेगी, इसका मतलब एब्जॉर्ब कर लिया उसने। क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। और आगे जो पहुंची है आपके पास, ये कलर पहुंचा, ये कलर पहुंचा, ये कलर पहुंचा, ये कलर पहुंचा और ये कलर पहुंचा। अब आपको पता कैसे चला कि एब्जॉर्प्शन हमारे पास कौन सी स्पेक्ट्रम जो थी एब्जॉर्प्शन थी। तो बेटा ये जो आपको डार्क कलर लाइंस मिल रही हैं दैट इज़ द सिंबल फॉर द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है। और अगर इसी कोल्ड गैस को अगर हम जनाब ये कह लें कि हॉट गैस में कन्वर्ट कर दें या एक हॉट सोर्स प्रोवाइड करें, इसी कोल्ड गैस को कन्वर्ट कर दें हॉट गैस में या हॉट सोर्स प्रोवाइड करें, तो क्या होगा, ये लाइन री इमिट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, री इमिट। तो हीट जो है वो इमिट होती है हाई टेम्परेचर बॉडी से, ठीक है। तो बहरहाल ये बात देखते हैं। तो वो जो लाइंस आपको मिलेंगी इन फॉर्म ऑफ दीज कलर्स लाइन मिलेंगी, जो इधर एब्सेंट लाइन थी वो यहाँ मिल रही थी इमिशन स्पेक्ट्रा की शक्ल में। इस बात को हम डिटेल में देख रहे हैं। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है बेटा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा किसे कहते हैं, आइए इस बात को ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं। इन एन एक्चुअल अगर देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन ट्रांसमिटेड थ्रू द सब्सटेंस, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है जब वो ट्रांसमिट होता है किसके ज़रिए, सब्सटेंस के ज़रिए। ये कोल्ड गैस भी हो सकती है, ठंडी गैस भी हो सकती है, ठीक है। शोइंग डार्क लाइन और बैंड, वो क्या शो करता है, डार्क लाइन या बैंड शो करता है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। एक ख़ास वेवलेंथ की जनाब लाइन शो करता है, किसकी वजह से, एब्जॉर्प्शन की वजह से, ठीक है। तो बहरहाल तो ये समझ लें कि ये आपके पास एक कूल मीडियम था। जब लाइट जो है इस कूल मीडियम से पास हो रही होती है तो ये कूल मीडियम जो है लाइट के कुछ कंपोनेंट को चुरा लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है या अपने पास रख लेता है। बाकी बची हुई लाइट बेटा वो इस प्रिज्म से पास होती है तो डिस्पर्स करती है और डिफरेंट कलर में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। और जो लाइट इधर चुरा ली या बच गई या इसने अपने पास रख ली या एब्जॉर्ब कर ली, वो लाइट जो है आगे नहीं पहुंची तो ये जो डार्क लाइन है वो इस एब्जॉर्प्शन को क्या कर रहा होता है, शो कर रहा होता है। ये डार्क लाइन जो है इस एब्जॉर्प्शन को क्या कर रहा होता है, शो कर रहा होता है। तो ये जो आपके पास डार्क लाइन है ये शो करती है किसको बेटा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को, ठीक है। और ये जो टोटल आपके पास स्पेक्ट्रम है दैट इज़ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। एक लाइन स्पेक्ट्रा और नंबर ऑफ लाइंस है वो स्पेक्ट्रम कहलाता है, ठीक है। तो ये बात की हमने किसकी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की, ठीक है। अच्छा जी आगे देखते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रा में क्या होता है बेटा कि अगर ये जो हमारे पास प्रीवियस स्लाइड में जो हमारे पास गैस थी जिसने एब्जॉर्ब कर लिया था लाइट को, अगर मैं इधर हॉट सोर्स प्रोवाइड कर दूं और इस एब्जॉर्ब गैस को वो हॉट सोर्स प्रोवाइड करूं तो ये जो गैस ने जो वो लाइन एब्जॉर्ब की थी वही लाइन जो है क्या करेगा, री इमिट करेगा। क्या करेगा, री इमिट करेगा। अब री इमिट करेगा कौन सी लाइन, जो एब्जॉर्ब की थी बस वही री इमिट करेगा, ठीक है। वही री इमिटेड लाइन जो है हमारे पास क्या होती हैं, यहाँ पर मिल रही होती हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रा। और इस तरह हमें ये कंप्लीट स्पेक्ट्रम जो मिलता है उसे हम कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं बेटा, इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो क्या होता है इमिशन स्पेक्ट्रम, इफ एनर्जी इज गिवन टू एन एटम इट रेडिएट लाइट ऑफ स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसीज। तो ये लाइट रेडिएट करता है स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसीज की एज पर डिफरेंट ट्रांजिशन, जनाब डिफरेंट ट्रांजिशंस की शक्ल में, विच कैन बी रिकॉर्डेड बाय स्पेक्ट्रोग्राफ,
जिसे रिकॉर्ड किया जाता है स्पेक्ट्रोग्राफ के ज़रिए। डिवाइस होती है जो स्पेक्ट्रम की स्टडी कर रही होती है, लाइक स्पेक्ट्रोमीटर, इन द फॉर्म ऑफ ब्राइट लाइन। ये किस शक्ल में होती है? ब्राइट लाइन की शक्ल में होती है। इनकी निशानी होती है एमिशन स्पेक्ट्रा की, ये ब्राइट लाइन की शक्ल में होती है। इस कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रा। ये क्या कहलाती है? एमिशन स्पेक्ट्रा कहलाती है। तो बहुत आसान बात कही मैंने। प्रीवियसली जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा था, कोल गैस में से जब लाइट पास की जा रही थी तो लाइट के कुछ कंपोनेंट जो है वो एब्जॉर्ब हो गए थे या बच गए थे किसमें? उस गैस में, और बाकी लाइट जो है डिस्पर्स हो गई थी थ्रू प्रिज्म। और हमारे पास प्रीवियस स्लाइड में आप देख रहे थे कि यहाँ पर क्या मिल रही थी? डार्क लाइंस। ठीक है, ये डार्क लाइन इस बात की निशानी थी कि लाइंस जो है वो कुछ आपके पास जो है स्पेक्ट्रम लाइंस जो हैं वो एब्जॉर्ब हो गई हैं इस कोल्ड गैस के अंदर। ठीक है, जो नहीं मिली हैं इसका मतलब कि वो लाइट एब्जॉर्ब्ड हैं किसके अंदर? इस कोल्ड गैस के अंदर। जब इसी कोल्ड गैस को हमने जनाब एनर्जी प्रोवाइड की तो क्या हुआ? वही लाइंस रीइमिट हो गई। वो जो लाइन रीइमिट हुई वो आपको इस शक्ल में नज़र आ रही हैं। ठीक है, और ये आपके पास स्पेक्ट्रम जो है क्या कहलाता है? एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक, अच्छा, यहाँ पर एक मैंने सोचा कि आपको लाजमी बताऊं, कंपैरिजन बताऊं एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम की शक्ल, एमिशन के बारे में। ठीक है, अच्छा, ये जो है आपके पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है और ये जो है आपके पास एमिशन स्पेक्ट्रा है। ठीक है, यहाँ पर कोल गैस से जब लाइट पास हो रही थी तो उस कोल गैस ने क्या किया था? अपने अंदर कुछ लाइंस को एब्जॉर्ब कर लिया था। जो एब्जॉर्बिंग लाइन थी वो डार्क, इधर जो है हमें नहीं मिली, एब्सेंट हो गई, तो इधर डार्कनेस मिली हमें। ठीक है, क्या मिली? डार्कनेस। ये रेड स्पेक्ट्रम, ये रेड कलर है आपके पास, ये पूरा वेवग्योर बना हुआ है, विजिबल स्पेक्ट्रम है। ठीक है, अब वो इसी कोल गैस ने जो लाइन एब्जॉर्ब कर ली थी, जब उसको उन्होंने हीट एनर्जी दी तो वो लाइन एमिट हो गई। वो लाइन जो यहाँ पर एब्सेंट थी वही लाइन हमें एमिशन स्पेक्ट्रा में मिली। सेम लाइन, अगर आप कंपेयर करके देख सकते हैं इस बात को, वो सेम लाइन आपको मिल रही होंगी। यहाँ ब्लू था तो ब्लू मिला, यहाँ लाइक स्काई ब्लू और ग्रीन टाइप था तो ये आपको मिला। ठीक है, यहाँ पर ऑरेंज रेड था तो आपको ये ऑरेंज रेड मिला। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ये समझ लें कि अगर मैं इसको इसके ऊपर ओवरलैप कर दूँ तो 100% आपको एक कंप्लीट स्पेक्ट्रम मिलेगा विच इज़ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। यानी ये जो स्पेक्ट्रा है इस स्पेक्ट्रम के ऊपर ओवरलैप कर दूँ तो आपको कुछ भी डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, आपको मिलेगा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है, जो कि मेरी इस स्लाइड में मौजूद है। अच्छा, अब आप बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं ये जो कंप्लीट स्पेक्ट्रम है आपको नज़र आ रहा है, यहाँ कहीं भी ब्रेकिंग कंडीशन नहीं है, यहाँ पर कंटिन्यूटी एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब क्या है कि वॉयलेट कलर इंडिगो में शामिल हुआ हुआ है, इंडिगो ब्लू में शामिल हुआ हुआ है, ब्लू ग्रीन में शामिल हुआ हुआ है, ग्रीन येलो में शामिल हुआ हुआ है, येलो ऑरेंज में मिक्स हुआ हुआ है, ऑरेंज रेड में मिक्स हुआ हुआ है। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर हर कलर को प्रॉपरली एंड सेपरेटली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ दूसरे कलर में कलर मिक्स हो रहा है। दैट इज़ द टाइप ऑफ द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और ये जो हमें स्पेक्ट्रम मिल रहा था, ये हमें मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, दैट इज़ द लाइन स्पेक्ट्रम। ये कौन सा था? लाइन स्पेक्ट्रम था। और ये जो हमें कलर्स बैंड मिले, एक स्पेसिफिक बैंड मिला, ये जो स्पेसिफिक बैंड मिला, ठीक है। अच्छा, इसमें भी दो कलर शामिल हैं, और ये अगर ये हमें इस तरह अगर मिल रहा होता प्रॉपर बैंड्स की शक्ल में तो ये बैंड स्पेक्ट्रम कहलाता है, जो मैं आगे पढ़ाऊँगा, अभी आपको बताऊँगा। ठीक है, तो ये बहरहाल कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की बात कर रहे थे। क्या है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम? रेडिएशन स्पेक्ट्रम होता है विच इज़ कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ फ्रिक्वेंसी रीजन विदाउट बीइंग ब्रोकन अप इनटू लाइंस और बैंड। यानी लाइट का वो हिस्सा जो बग़ैर ब्रेक हुए हुए लाइन या बैंड्स की शक्ल में हमें मिले और तमाम कलर एक दूसरे में मर्ज हों, मिक्सड हों, ठीक है, तो उसे हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा और क्लियर रखिएगा। ठीक है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगर पानी में मैं पेट्रोल या ऑयल मिलाता हूँ तो मैं बहुत अच्छे तरीके से देखते ही बता सकता हूँ कि इसमें
पानी में पेट्रोल मिलाया गया या पेट्रोल में पानी मिलाया गया और दोनों हमें डिफरेंट नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, इसी तरह अगर डिफरेंट नज़र आ रहे हैं तो वो कंटिन्यूटी नहीं एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, और इसी तरह अगर वाइट कलर में ब्लैक कलर मिलाता हूँ और मिक्स कर देता हूँ तो आप वाइट और ब्लैक कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो आप ये कहेंगे ये वाइट कलर था, इसमें ब्लैक मिला दिया, दूसरा शख्स कहेगा ब्लैक था, इसमें वाइट मिला दिया। तो हम दोनों की बात को राइट एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि उसमें कंटिन्यूटी एग्जिस्ट कर रही है। क्या एग्जिस्ट कर रही है? कंटिन्यूटी एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज़ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। आइए जी, मैं अपनी बात को ज़रा मज़ीद आगे बढ़ाता हूँ। मेरे पास है बेटा लाइन स्पेक्ट्रम और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा, लाइन और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा क्या होता है? अच्छा, ये आप जो बारकोड रीडर देखते हैं उसमें लाइंस मौजूद होती हैं, तो हर लाइन का अपना एक मतलब होता है। ठीक है, हर लाइन की अपनी एक रीडिंग होती है। ठीक है, इसी तरह जब डिफरेंट एटम्स का स्पेक्ट्रम ऑब्टेन किया गया तो हमें एक एटम को दूसरे एटम से डिफरेंशिएट करने का एक बेहतरीन मौका मिला। ठीक है, इसके लिए मैंने एग्जांपल आपको यहाँ पर दी हुई है। लेट्स सपोज हीलियम आपके पास गैस थी, नियॉन गैस थी, मर्क्यूरी एलिमेंट था और क्रिप्टॉन था। ठीक है, अब इनमें हमने फ़र्क देखना था। एक स्पेक्ट्रम हमने ऑब्टेन किया, लेट्स सपोज हमें नाम मालूम नहीं है, एक स्पेक्ट्रम ऑब्टेन किया वो इस तरह का था, फिर एक गैस से स्पेक्ट्रम ऑब्टेन किया वो इस तरह का था। ठीक है, तो ये दोनों स्पेक्ट्रम एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे और दोनों स्पेक्ट्रम डिफरेंट हैं। तो हमने कहा कि जनाब ऐसा स्पेक्ट्रम तो हमें सन पे भी मिला था और ये स्पेक्ट्रम जो है हमें यहाँ पर कहीं भी मिला। ठीक है, तो वो ये स्पेक्ट्रम जो उससे रिजेंबल रख रहा है तो वहाँ पर हीलियम होती है, तो ये भी किसका स्पेक्ट्रम हुआ? हीलियम का हुआ। यानी एक चीज़ होते हुए हमने दूसरी चीज़ को कंपेयर किया। इसकी आसान बात बता दूं, अगर आप 50 kg के हैं तो भाई कैसे पता चला 50 kg के? आपने एक तरफ 50 kg रखा और आप खुद बैठ गए। अगर दोनों लेवल हो गया तो उसका मतलब आप 50 kg के थे। ठीक है, तो पहले से मौजूद चीज़ को गैर मौजूद चीज़ का पता लगाया जाता है। ठीक है, इसी तरह क्रिप्टॉन और मरकरी का देखें तो दोनों का हमें स्पेक्ट्रम क्या नज़र आ रहा है? डिफरेंट नज़र आ रहा है। अगर आप कोई भी अननोन चीज़ का स्पेक्ट्रम ले रहे हैं और आप जिसके बारे में आपको नहीं पता, अगर वो अननोन स्पेक्ट्रम इस स्पेक्ट्रम से मैच कर जाता है तो आप कहेंगे कि सर आपने जो मुझे एलिमेंट दिया था वो क्रिप्टॉन था। क्या था? क्रिप्टॉन। और अगर इस स्पेक्ट्रम से मैच कर जाता है जो स्पेक्ट्रम स्टडी करने के लिए मैंने दिया था तो आप कहेंगे सर ये तो स्पेक्ट्रम क्या था? मरकरी था। क्या था? मरकरी था। ठीक है, तो अभी तक हमने सिर्फ इस छोटी सी बात को अंडरस्टैंड किया। अब होता क्या है लाइन स्पेक्ट्रम? ठीक है, स्पेक्ट्रा कंसिस्टिंग नंबर ऑफ रिलेटिवली शार्प लाइंस नोन एज लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है, जनाब वो स्पेक्ट्रा जो कंसिस्ट करता हो शार्प लाइंस पर। किस पर? शार्प लाइंस पर। अमूमन शार्प लाइंस पे कंसिस्ट करता हो उसे हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। क्या कहते हैं बेटा? लाइन स्पेक्ट्रा। किससे मिलता है ये? गैसेस वगैरह से मिलता है, अभी आगे बताएंगे आपको। बहरहाल देखते हैं। These spectrum may consist of series with the more fine lines। ठीक है, ये स्पेक्ट्रम कंसिस्ट करता है, एक सीरीज़ होती है बहुत ही फाइन लाइंस की। तो ये फाइन लाइन से मुराद एक लाइन दूसरी लाइन में मर्ज नहीं है बल्कि डिफरेंट डिफरेंट नज़र आ रही है, तो दिस इज़ कॉल्ड मीन फाइन लाइंस। ठीक है, तो ये फाइन लाइंस है, ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा नहीं है बल्कि फाइन लाइंस स्पेक्ट्रा हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लाइन स्पेक्ट्रा ओरिजिनेट इन द एटम ऑफ इनकैंडिसेंट गैसेस और वेपर्स। ठीक है, इनकैंडिसेंट का मतलब मैं आपको बता चुका था। लाइन स्पेक्ट्रा ओरिजिनेट होता है एटम में। जो नज़र आने वाली लाइंस होती हैं वो किससे इमिट होती हैं? गैसेस से या वेपर्स से। ठीक है, गैसेस से या वेपर से एग्जिस्ट कर रही होती हैं। ठीक है, तो ये आपके पास लाइन स्पेक्ट्रा या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा भी कहलाता है। आगे देखते हैं। लाइन स्पेक्ट्रा इज ऑल्सो नोन एज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो लाइन स्पेक्ट्रा को हम मज़ीद क्या कहते हैं? एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। जनाब यहाँ पर अब मेरा टॉपिक एंडिंग पर है, आज का इंट्रोडक्शन। बहरहाल देखते हैं व्हाट इज़ बैंड स्पेक्ट्रा। तो बैंड स्पेक्ट्रा क्या है?
अच्छा, ये जो आप ब्लैक कलर देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर डार्क कलर है, ठीक है। तो इस ब्लैक कलर को एक्चुअली ब्लैक कलर इज़ नॉट अ कलर, इट इज़ जस्ट द एब्सेंस ऑफ लाइट। ये लाइट की एब्सेंस होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें ये डार्क कलर मिल रहा होता है। बहरहाल ये समझाने के लिए था सिर्फ। अच्छा, आप देखें तो इस डार्क कलर का हमें एक स्पेसिफिक बैंड मिल रहा है, फिर ये ग्रीन, लाइट ग्रीन यू कैन से एक आपको बैंड मिल रहा है, फिर डार्क कलर का एक बैंड मिल रहा है, फिर येलोइश बैंड मिल रहा है, फिर डार्क कलर का बैंड मिल रहा है, फिर कोई कलर्ड बैंड मिल रहा है। डार्क कलर एंड द पिंक आपके पास क्या मिल रहा है, बैंड मिल रहा है, यानी ब्लू कलर। इसका मतलब आप स्पेक्ट्रम देखकर बता सकते हैं कि ये कौन सा स्पेक्ट्रम की टाइप है। शार्प लाइंस होंगी तो लाइन स्पेक्ट्रा, और मिक्स कलर्स होंगे तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, और अगर इस बैंड की फॉर्म में होंगे तो ये क्या कहलाता है, बैंड स्पेक्ट्रा। तो देखते हैं क्या होता है। A spectrum consists of groups or bands of closely spaced lines, ठीक है। वो स्पेक्ट्रम जो कंसिस्ट करता है ग्रुप्स पर और बैंड्स ऑफ क्लोजली स्पेस लाइंस, उन बैंड्स पर जो क्लोजली स्पेस लाइंस होती हैं, यानी आपने ये तीन तीन लाइन का जनाब, ये 3 लाइन, ये 4 लाइन, ये 2 लाइन, 1 2 3 4 5, ये क्लोजली स्पेस लाइन का एक एक ग्रुप बना हुआ है, तो ये भी बैंड स्पेक्ट्रा की निशानी है, ठीक है बेटा। और अगर रिलेटिवली शार्प लाइंस होंगी, चाहे गैप ज़्यादा हो गैप कम हो, ठीक है, ये शार्प लाइंस जो है लाइन स्पेक्ट्रा कहलाएगा, ये बैंड स्पेक्ट्रा है। या इस तरह के कलर्स जो हैं आपको बैंड की फॉर्म में मिल रहे हो तो ये भी बैंड स्पेक्ट्रा कहलाता है। तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा इज द एग्जांपल ऑफ बैंड स्पेक्ट्रा। ये एमसीक्यूज आई थिंक आ चुका है या पूछा जा चुका है डिफरेंट लेवल पर, डिफरेंट एग्जाम्स में। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा जो है वो एग्जांपल है किसकी बेटा, बैंड स्पेक्ट्रा की। किसकी, बैंड स्पेक्ट्रा की, ठीक है। तो बहरहाल, अच्छा एक और बात जो पीछे हमने देखा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा की, तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा हमें जो एग्जाम्पल है आपकी बुक में वो है हमारे पास ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी से हमें क्या मिलता है बेटा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा मिल रहा होता है। इसी तरह आपके पास प्रिज्म से भी ऑब्टेन हो सकता है ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट से भी ऑब्टेन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने बेटा बेस्टली अंडरस्टैंड किया और मैंने कोशिश की आपको समझाने की, ठीक है, और तमाम बेसिक्स जो हैं आपने क्लियर की होंगी। यहाँ पर जो है मेरा लेक्चर बेटा एंड होता है। और इसी के साथ साथ आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, आई थिंक लास्ट में ये पूछा गया था, क्वेश्चन की बजाय मैं आपको नॉलेज दे देता हूँ, क्वेश्चन इंशाल्लाह आप खुद ही समझ लेंगे। आग तो बहुत लगाई होगी आप लोगों ने माशाल्लाह, तो वो वाली आग नहीं, मैं चूल्हे में बात कर रहा हूँ। तो चूल्हा जलाया होगा बेटा आपने, फायर ऑन की होगी। बहरहाल एक पहले छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ कि जब आप फायर जलाते हैं तो उसका कलर जो है कुछ होता है, लेट्स सपोज रेडिश ऑरेंज टाइप होता है, पर्पल होता है, येलोइश होता है, लाइट कलर में कन्वर्ट होता जाता है। और इस बात को आप ज़रा लकड़ी और कोयले को अगर जलाएं तो उसकी फायर को आप बहुत अच्छी तरह ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मोस्ट आप देखते हैं हाईएस्ट लेवल होता है हीट का, वो होता है वाइट कलर, ठीक है। तो दोज़ख, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, आप तमाम, आप मुझ समेत और आप समेत तमाम मुसलमानों को, आपके साथ के या मेरे साथ के तमाम मुसलमानों को अल्लाह जन्नत नसीब करे। बहरहाल इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ कि दोज़ख की आग का जो हाईएस्ट लेवल है उसका जो कलर होगा वो वाइट होगा। आप सोच रहे होंगे वाइट, यस वाइट। देखिए सन से जो रेडिएशन आ रही है उसका टेम्परेचर बहुत 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 ज़्यादा है, ठीक है, हम बेयर भी नहीं कर सकते। अगर ये ओजोन लेयर वगैरह ना होती और अल्लाह ताला ने सिस्टम ना बनाया होता फिल्ट्रेशन का, तो हम ये बेयर भी नहीं कर पाते और शायद ये मेल्ट होकर ख़त्म हो जाते हैं। तो ये वाइट लाइट ही होती है।
ठीक है। सबसे ज़्यादा इसका जनाब ये कह लें कि वाइट लाइट का टेम्परेचर होता है। हाईएस्ट लेवल है, वर्स्ट लेवल है किसका, दोज़ख की आग का, दैट इज़ द वाइट कलर। ठीक है, वाइट। तो आप देखते हैं फायर जितनी हॉटेस्ट होती जाती है उसका कलर लाइट होता जाता है और चेंज होता जाता है। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा बात थी, ठीक है, जो आपको बताई। और ज़ाहिर बात है ये स्पेक्ट्रम से ही ताल्लुक़ रखती है। हमें कैसे पता चला सूरज है और सूरज पे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, हमें कैसे पता चला कि जनाब जब हमें चीज़ों का ऑब्ज़र्व करना था कि और भी चीज़ें स्पेस में मौजूद हैं, और हमें स्पेक्ट्रम के ज़रिए पता चला। ठीक है, हमें किसके ज़रिए पता चला, स्पेक्ट्रम के ज़रिए। हमें कैसे पता चला कि इस एटम की कितनी पोटेंसी है, ठीक है, और कितनी स्ट्रेंथ रखती है, हमें उसका स्पेक्ट्रम लेकर स्टडी किया। ठीक है, इसी तरह अब थोड़ा सा ओल्ड पीरियड में जाएं तो आपका भी स्पेक्ट्रम लिया जाता था। सर क्या मतलब है आपका स्पेक्ट्रम, आपकी फ़ोटोग्राफ ली जाती थी, उस स्पेक्ट्रम को एक्सरे टाइप शीट पर जनाब एब्ज़ॉर्ब किया जाता था। उसके बाद जो है, और एब्ज़ॉर्ब होता था और डार्क होता था, नेगेटिव होता था, और फिर उसको जनाब जनाब डेवलप करके फिर वो पिक्चर आपको प्रॉपरली नज़र आती थी, विजुलाइज होती थी। दैट इज़ द इमिशन। ठीक है, ग्लोइंग कंडीशन, फ्लोरेसेंस आप कह सकते हैं, वो नज़र आती थी हमें। ठीक है, तो बहरहाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्पेक्ट्रम का अंडरस्टैंड करने के लिए फिज़िक्स में। बाकी बातें इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो दुआओं में याद रखिएगा, और प्लीज़ इस लेक्चर को पढ़ के अगला लेक्चर स्टडी कीजिएगा ताकि क्लैरिटी रहे। अगले लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट बातें, मैथमेटिकल बातें ज़्यादा हैं। नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा ए लेवल्स वालों से और कराची बोर्ड वालों से भी कि प्लीज़ 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 कराची बोर्ड की बुक को ज़रा स्टडी करें, या जो नोट्स हैं आपके पास वो स्टडी करें। उसमें जो बहुत से इक्वेशन है उसके तमाम स्टेप्स को देखें। मैं एक एक स्टेप को यहाँ रिलेटिवली जनाब करके एक्सप्लेन, सॉल्व करके एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कोशिश करूँगा जितना मैक्सिमम हो सके मैं आपको एक्सप्लेन करूँ ताकि फॉर्मूलाज क्लियर रहें। अगर आप पहले से देख कर आएँगे उन तमाम चीज़ों को तो मुझे और आपको दोनों को आसानी होगी, मुझे समझाने के लिए, आपको समझने के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ अगला टॉपिक जो है थोड़ा मैथमेटिकल टॉपिक है, तो आप देख कर आएंगे तो मुझे भी आसानी रहेगी और इंशाल्लाह आपको भी आसानी रहेगी। ठीक है, फाइनली दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ एंड चाओ।